कोशिश करती है अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने की। वो पहले प्रैक्टिस करती है जहां उसका हस्बैंड रहता है पुणे में। उसके बाद वहां से जब पुणे से कारगिल ट्रांसफर होता है, महिला अपने हस्बैंड के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां पर बच्चे का एक जन्म होता है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और फाइनली वो अपने मायके एंड ससुराल जो अहमदाबाद है वहां शिफ्ट हो जाती है और फिर वहां पर प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। इस बीच में हस्बैंड एग्रीव होता है, उसके इन लॉज एग्रीव हो जाते हैं कि लड़की जो है अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने प्रोफेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है और ये सारा फाइनली एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में तैयार हो जाता है और लोअर कोर्ट उस लेडी को कहता है कि आपने फैमिली को डिजर्ट किया। हाई कोर्ट भी उस पर मोहर लगा देता है। फाइनली वो लेडी एग्रीव होकर सुप्रीम कोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिक जजमेंट देता है और उस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन करता है मित्रों जो हमारे समाज के लिए मायने रखता है और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए मायने रखता है। और इस तरीके के जितने भी ट्रांसफरेबल जॉब्स करने वाले हस्बैंड हैं और उनकी क्वालिफाइड वाइफ के लिए मायने रखता है मित्रों। इस पर हमने पूरे डिटेल में एक पॉडकास्ट तैयार किया है जो आपके काम आ सकता है मित्रों। काइंडली उस पॉडकास्ट को पूरे अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल कानून प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप करें और कमेंट करें मित्रों। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। होप टू सी यू अगेन, टिल देन एंजॉय द पॉडकास्ट। क्या एक पत्नी का करियर शादी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कि उसे कानूनी तौर पर क्रूरता या कह लें कि क्रूएल्टी मान लिया जाए? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और क्या एक महिला पर परित्याग यानी पति को छोड़ने का इल्जाम सिर्फ इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि उसने आंख बंद करके आज्ञा मानने के बजाय अपने पेशे और अपने बीमार बच्चे के स्वास्थ्य को चुना? देखिए, ये सवाल सतह पर सुनने में ऐसा लग सकता है कि हम किसी पिछली सदी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सही कहा। लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारी आज की अदालतों और हमारे घरों के भीतर की एक बहुत ही ज्वलंत वास्तविकता है। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए कानून प्लस पर आपका स्वागत है। यहाँ हम कानून, समाज, अदालतों और सत्ता की परतों को खोलते हैं। तो कानून प्लस को सब्सक्राइब करें और इस चर्चा में हमारे साथ बने रहें क्योंकि आज का ये जो फैसला है ना, ये सिर्फ तलाक के बारे में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हाँ, ये शादी के भीतर छिपे हुए उस अदृश्य परमिशन सिस्टम या कह लें अनुमति तंत्र के बारे में है। तो आज की इस गहन विश्लेषण में हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 12 मई 2026 के एक बेहद ऐतिहासिक फैसले पर बात कर रहे हैं। एन सौरभ दत्त बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ इकबाल बहादुर दत्त। हाँ बिल्कुल, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच का ये फैसला है और हमारा मकसद इस चर्चा के जरिए ये समझना है कि अदालत ने इस विचार की कितनी कड़ी आलोचना की है कि एक पत्नी की जो व्यावसायिक महत्वाकांक्षा है उसे सिर्फ इसलिए क्रूरता नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे पति या ससुराल वालों की भावनाएं आहत होती हैं। सही बात है, ये बहुत ही कड़ा संदेश है समाज के लिए। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर समाज में शादी को एक पार्टनरशिप कहा जाता है ना? जी बिल्कुल, दो समान लोगों का साथ का हर छोटा बड़ा कदम उठाने से पहले अपने मैनेजर यानी पति या ससुराल से अप्रूवल लेना पड़ता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो भी कुछ ऐसी कहानी बयां करते हैं। हाँ, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। ये कोई रातों रात हुआ विवाद नहीं था। शादी 2009 में हुई थी और पत्नी एक बहुत ही क्वालिफाइड डेंटिस्ट थी और दूसरी तरफ पति भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। उस समय उनकी पोस्टिंग पुणे में थी। तो 2010 में पत्नी ने पुणे में अपना खुद का प्राइवेट डेंटल क्लिनिक शुरू किया, जो कि एक प्रोफेशनल के तौर पे बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। लेकिन 2011 में सेना के नियमों के तहत पति का ट्रांसफर हो गया कारगिल और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। पत्नी ने अपना चलता हुआ क्लिनिक बंद किया और पति के साथ कारगिल चली गई। देखिए, यहाँ तक तो समाज की नजर में वो एक आदर्श पत्नी थी। उसने एडजस्टमेंट किया। हाँ, करियर का बलिदान दे दिया। जी। लेकिन फिर परिस्थितियां बदलती हैं। पत्नी गर्भवती हो जाती है। अब आप सोचिए, कारगिल जैसी जगह जहां मौसम इतना कठोर है और मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत लिमिटेड हैं, वहां एक गर्भवती महिला का रहना सुरक्षित नहीं था। बिल्कुल। वो तो बहुत रिस्की है। तो इसी मजबूरी में वो वापस अहमदाबाद आ गई और ससुराल वालों के साथ रहने लगी। फिर अप्रैल 2012 में एक बेटी का जन्म हुआ और जब बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो वो फिर से कारगिल चली गई। उसने फिर से वही एडजस्टमेंट किया। बिल्कुल। लेकिन कारगिल का माहौल उस छोटी सी बच्ची को सूट नहीं किया। उसे दौरे पड़ने लगे, सीजर्स आने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि बच्ची को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ओह। एक माँ के लिए देखना कितना डरावना रहा होगा।
बहुत ज्यादा। और कारगिल में बाल रोग विशेषज्ञों की भी कमी थी, तो बच्ची की जान और सेहत को देखते हुए वो वापस अहमदाबाद आ गई। और जब वो वहां रहने लगे तो उसने सोचा कि अपना क्लिनिक फिर से शुरू किया जाए। जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। जी, उसने अपना करियर फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूँगा। मतलब जब आप एक आर्मी ऑफिसर से शादी करते हैं तो क्या ये पहले से तय नहीं होता कि आपको जगह जगह जाना पड़ेगा? अगर वो अहमदाबाद रुक गई और क्लिनिक खोल लिया तो क्या एक तरह से उसने शादी का वो जो साथ रहने का वादा है वो नहीं तोड़ दिया? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है और निचली अदालतों ने बिल्कुल इसी चश्मे से इस मामले को देखा। लेकिन देखिए, समझौते और मजबूरी में फर्क होता है। अच्छा। हाँ, सेना में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पत्नी का पूरा वजूद सिर्फ पति के ट्रांसफर ऑर्डर के पीछे पीछे चलने के लिए है, खासकर तब जब बात एक बीमार बच्चे के इलाज की हो। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी तो है ही। बिल्कुल। उसका अहमदाबाद आना पति से नफरत के कारण नहीं था, वो एक मेडिकल नेसेसिटी थी। लेकिन फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस असली वजह को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और यहीं से वो कानूनी उलझन शुरू होती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मतलब निचली अदालतों का जो नजरिया था वो सच में हैरान करने वाला है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी के इस पूरे व्यवहार को क्रूरता और परित्याग मान लिया। जी। और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अदालत ने किन बातों को क्रूरता माना। पत्नी ने अहमदाबाद में अपना क्लिनिक खोला, ये क्रूरता है। उसने पति या ससुराल वालों को बिना बताए क्लिनिक के उद्घाटन के निमंत्रण कार्ड छपाए, ये भी क्रूरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फैमिली कोर्ट ने ये भी लिखा कि जब पत्नी अहमदाबाद आती थी तो वो अपने माता पिता के घर रुकती थी। इसे भी वैवाहिक दायित्वों का उल्लंघन मान लिया गया। और अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि पति जहां भी रहे, पत्नी का वहां साथ रहना उसका परम कर्तव्य है, बाउंडेड ड्यूटी है। मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिना बताए क्लिनिक का कार्ड छापना क्रूरता कैसे हो सकता है? एक कार्ड से किसी की शादी कैसे टूट सकती है? ये अदालतें अक्सर एक बहुत ही पितृसत्तात्मक सोच के साथ काम करती हैं। उस ढांचे में अगर एक पत्नी ससुराल वालों की अनुमति के बिना कोई भी स्वाधीन कदम उठाती है तो उसे अवज्ञा या नाफरमानी माना जाता है। अदालत ने माना कि बिना बताए कार्ड छापना ससुराल वालों की भावनाओं को आहत करना है, उनके अहंकार को ठेस पहुंचाना है। ओ, तो मेल ईगो हर्ट हो गया। बिल्कुल। और इस पितृसत्तात्मक सोच में पुरुष या ससुराल के अहंकार को ठेस पहुंचाना ही क्रूरता मान लिया जाता है। ये तो एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। मतलब अगर आप मेरी मर्जी के बिना काम करेंगी तो मैं कह दूंगा कि मेरी भावनाएं आहत हो गई। हाँ, और कोर्ट ने इसे मान भी लिया। एक और बात थी, पत्नी ने एक बार अपनी सास को बच्ची को गोद में लेने से मना किया था क्योंकि बच्ची बीमार थी और उसे इन्फेक्शन का डर था। हाँ, मैंने ये पढ़ा था जजमेंट में। इसे भी क्रूरता की श्रेणी में डाल दिया गया। मतलब एक माँ की अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है उसे वैवाहिक अपराध बना दिया गया। ये तो हद है। मतलब एक माँ अपने बच्चे को इन्फेक्शन से भी नहीं बचा सकती। बिल्कुल। और यहीं पर कानून को ये समझना होता है कि परित्याग यानी डिजर्शन का असली मतलब क्या है। कानूनी तौर पर सिर्फ शारीरिक रूप से अलग रहना परित्याग नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसके लिए एनिमस डिसेरेंडी का होना जरूरी है। ये एनिमस डिसेरेंडी मतलब क्या? थोड़ा आसान भाषा है, समझाएं। जी, ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब है वैवाहिक संबंधों को हमेशा के लिए खत्म करने का स्पष्ट इरादा। मतलब आपका इंटेंशन क्या है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि आप घर छोड़कर गए हैं, वो ये देखता है कि आपके जाने के पीछे का इरादा क्या था। समझ गया। इस मामले में महिला के अहमदाबाद जाने का इरादा शादी तोड़ना नहीं था। उसका इरादा अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना और अपना करियर वापस शुरू करना था। बिल्कुल। लेकिन फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस ज्योग्राफिकल दूरी को, मतलब इस भौगोलिक दूरी को इमोशनल अलगाव समझ लिया। ये बहुत बड़ी भूल थी। और इसी भूल को सुधारने के लिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सच में बखिया उधेड़ कर रख दी। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एक पढ़ी लिखी महिला द्वारा अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाने की कोशिश को क्रूरता कहना बिल्कुल बेतुका है। और कोर्ट ने एक बहुत ही ताकतवर फ्रेज यूज किया है, सिंफुल वेस्टेज, यानी पापपूर्ण बर्बादी। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था। अदालत का कहना था कि जब कोई व्यक्ति, खासकर एक महिला, सालों की कड़ी मेहनत और पढ़ाई से डेंटिस्ट्री जैसी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है जी, तो वो डिग्री कोई ऐसा शौक नहीं है जिसे शादी के बाद किसी अलमारी में बंद करके रख दिया जाए। उस प्रतिभा और कौशल का इस्तेमाल न करना न केवल उस महिला के साथ अन्याय है,
बल्कि समाज के संसाधनों की पापपूर्ण बर्बादी है। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के नजरिए को बहुत ही संकीर्ण और रूढ़िवादी करार दिया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि पत्नी बिल्कुल सही थी, उसकी महत्वाकांक्षा कोई अपराध नहीं था और उसने कोई क्रूरता भी नहीं की थी, तो फिर अदालत ने उनके तलाक के फैसले को पलटा क्यों नहीं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है ना? मतलब अगर पत्नी बेकसूर थी तो कोर्ट ने उस शादी को कानूनी रूप से खत्म क्यों होने दिया? देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लीगल पेंच है। अदालत ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के जो निष्कर्ष थे, उन्हें रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा दिया। अच्छा, एक्सपंज कर दिया। हाँ, एक्सपंज कर दिया। मतलब पत्नी के माथे से वो कलंक मिटा दिया गया। लेकिन तलाक को बरकरार रखने का कारण था इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी शादी का पूरी तरह से टूट जाना। जी, कानून ये जानता है कि अदालत का कोई भी आदेश दो लोगों के दिलों को जबरदस्ती नहीं जोड़ सकता। 15 सालों की लंबी लड़ाई थी ये। दोनों के बीच कड़वाहट इतनी गहरी हो चुकी थी और जहां तक मुझे याद है पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी। हाँ, कथित तौर पर कर ली थी। तो उस रिश्ते में लौटने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। और पत्नी का मकसद भी उस शादी को जबरन बचाना नहीं था। वो बस ये साबित करना चाहती थी कि वो एक क्रूर पत्नी या घर तोड़ने वाली औरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये लड़ाई एक शादी को बचाने की थी ही नहीं, ये एक महिला के आत्मसम्मान और उसकी डिग्निटी की लड़ाई थी। बिल्कुल। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस अदृश्य नियम पर भी प्रहार किया जिस पर अक्सर कोई बात नहीं करता। अदालत ने इसे नाम दिया इम्प्लाइड स्पाउसल वीटो, यानी पति का निहित वीटो अधिकार। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे समाज की रग-रग में बसा हुआ है। हाँ, मतलब बिना कहे ही मान लिया जाता है। बिल्कुल। इम्प्लाइड स्पाउसल वीटो का मतलब ही यही है कि शादी के बाद पति के पास पत्नी की जिंदगी, उसके करियर और उसके फैसलों पर एक अंतिम और अघोषित अधिकार आ जाता है कि मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। हाँ, और ये वीटो हमेशा सीधे शब्दों में नहीं कहा जाता। यह बहुत ही सटल तरीके से काम करता है। इसे पारिवारिक चर्चा, बड़ों का सम्मान या एडजस्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। जब फैमिली कोर्ट ने कहा था कि कार्ड छापना भावनाओं को आहत करना है, तो वो असल में इसी वीटो को लीगल वैलिडिटी दे रहा था। ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है। मतलब आज के समय में शादी से पहले लड़कियों की एजुकेशन का खूब जश्न मनाया जाता है। हम देखते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर विज्ञापन आते हैं कि पढ़ी लिखी वर्किंग प्रोफेशनल लड़की चाहिए। जी, इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए। हाँ, लेकिन शादी के बाद अचानक से वही एजुकेशन, वही इंडिपेंडेंस एक खतरा बन जाती है। ऐसा क्यों है कि पति का करियर हमेशा फिक्स्ड माना जाता है, जिसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और पत्नी का करियर हमेशा फ्लेक्सिबल मान लिया जाता है? इसके पीछे सीधा सा कारण है पितृसत्तात्मक नियंत्रण। जब तक महिला की शिक्षा परिवार की सोशल स्टैंडिंग बढ़ाती है, तब तक वो बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही वो शिक्षा उसे आर्थिक आजादी देने लगती है या पति के कंफर्ट जोन में खलल डालती है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तुरंत उस वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पत्नी अपने करियर को चुनती है तो समाज तुरंत उसका चरित्र हनन करने लगता है। उसे अहंकारी, स्वार्थी या घर तोड़ने वाली का लेबल दे दिया जाता है। हाँ, कि देखो कितनी मॉडर्न हो गई है, परिवार की परवाही नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पति के रवैये को साफ तौर पर मेल शोविनिज्म कहा है। पति अपनी सेना की नौकरी के कारण एक अजीब सी श्रेष्ठता के भ्रम में था। उसने कभी पत्नी के करियर को गंभीरता से लिया ही नहीं। और इस मेल शोविनिज्म की कलई खोलने के लिए मतलब कोर्ट ने एक इतना बेहतरीन लॉजिक दिया है, वो रोल रिवर्सल टेस्ट। वो मेरा इस पूरे विश्लेषण का सबसे फेवरेट हिस्सा है। हाँ, वो थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत पावरफुल था। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि जरा सोचिए, अगर सिचुएशन उल्टी होती, अगर पत्नी सेना में एक अफसर होती जिसकी बार बार पोस्टिंग होती और पति एक डॉक्टर या डेंटिस्ट होता, तो क्या कोई भी अदालत या ये समाज उस पति से ये उम्मीद करता कि वो अपना जमता हुआ कैरियर छोड़ दे और अपनी पत्नी के ट्रांसफर के पीछे पीछे अपना सूटकेस लेकर घूमे? इसका जवाब हम सबको पता है, पूरी तरह से नहीं। बिल्कुल नहीं। किसी भी हालत में एक पति से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपनी आजीविका सिर्फ पत्नी के साथ रहने के लिए छोड़ दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या कोई कोर्ट उसे क्रूरता या परित्याग का दोषी ठहराती? कभी नहीं ठहराती। लोग कहते कि भाई वो तो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। हाँ, ये सीधा सा सवाल हमारी न्यायिक व्यवस्था और समाज के भीतर गहराई तक बैठे उस जेंडर बायस को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है।
ये साबित करता है कि उम्मीदों का ये पूरा ढांचा लॉजिक पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेंडर पर टिका है। तो मतलब अगर हम इस पूरे मामले को एक बड़े फलक पर देखें तो ये सिर्फ फैमिली लॉ का मामला तो रहा ही नहीं, ये तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी संवैधानिक अधिकारों का मामला बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए संवैधानिक नैतिकता को घर के बेडरूम और ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया है। देखिए, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को गरिमा और स्वायत्तता का अधिकार देता है, डिग्निटी और ऑटोनॉमी जी। और अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार देता है। ये अधिकार घर की दहलीज पर पहुंचकर खत्म नहीं हो जाते। शादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो महिला के इन मौलिक अधिकारों को छीन ले। हाँ, शादी कोई पदानुक्रम या हायरार्की नहीं है जहां पति बॉस है और पत्नी एक एम्प्लॉय है। बिल्कुल, ये दो समान लोगों की एक पार्टनरशिप है। पत्नी पति के घर का महज एक हिस्सा या परिशिष्ट नहीं है। ये कागज पर पढ़ना और अदालती फैसले में सुनना बहुत ही ताकतवर लगता है, लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक 50 पन्नों के आदेश से समाज की ये जो सदियों पुरानी सोच है वो रातों रात बदल जाएगी? क्या कल से ही परिवारों में फैसले लेने का तरीका सच में बदल जाएगा? यही वो कड़वी सच्चाई है जिस पर हमें सोचना चाहिए। कानूनी भाषा हमेशा समाज के व्यवहार से कई कदम आगे चलती है। हाँ, बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आदर्श जरूर स्थापित करता है, लेकिन वो रातों रात परिवारों का बिहेवियर नहीं बदल सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर महिला में इतनी आर्थिक या मानसिक क्षमता नहीं होती कि वो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सालों साल लड़ सकें। बिल्कुल, इस मामले में तो पत्नी एक पढ़ी लिखी डेंटिस्ट थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, इसलिए वो लड़ पाईं। जी। लेकिन उन लाखों महिलाओं का क्या जो ट्रायल कोर्ट के पहले आदेश के बाद ही हार मान लेती हैं? और ट्रायल कोर्ट्स भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना। माफ करता है, वो जो सोशल पनिशमेंट है वो तो जारी रहती है। हाँ, बिल्कुल जारी रहती है। इस महिला के माथे से अदालत ने क्रूरता का टैग हटा दिया, लेकिन समाज में जब ये कहानी डिस्कस होगी तो आज भी बहुत से लोग यही कहेंगे कि अरे उसने तो अपने करियर के लिए अपना घर उजाड़ लिया। एक महिला को अपने अधिकारों के लिए सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि लगातार होने वाले चरित्र हनन और मेंटल प्रेशर से भी लड़ना पड़ता है। और इस मामले में भी पति ने प्रेशर बनाने के लिए कुछ ऐसा ही किया था ना? मुझे याद आ रहा है कुछ धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगाए गए थे। हाँ, देखिए, जब वैवाहिक विवाद कड़वे होते हैं ना, तो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इस मामले में पति ने दावा किया था कि पत्नी उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाल रही थी। बाप रे! लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत देखे तो ये आरोप पूरी तरह से फर्जी निकला। वो एक लव मैरिज थी जो दोनों के रीति रिवाजों से हुई थी, और वो बस एक बार साथ में तमिलनाडु के एक चर्च में गए थे। इसे जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश बताना सिर्फ एक महिला को बदनाम करने की घटिया स्ट्रैटेजी थी। ये तो मतलब लिमिट क्रॉस करने वाली बात हो गई। पति ने तो पत्नी पर झूठी गवाही यानी पर्जरी का मुकदमा चलाने की भी मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये सिर्फ पर्सनल बदले की भावना है और इसे खारिज कर दिया। तो ये सब ये साबित करता है कि जब एक महिला उस अदृश्य अनुमति तंत्र को चुनौती देती है तो पूरी की पूरी व्यवस्था उसे वापस उसकी जगह पर धकेलने के लिए किस तरह से एक हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए ये फैसला हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए सोचने का विषय है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या एक अडल्ट पढ़ी लिखी महिला को अपने जीवन के बुनियादी फैसले लेने के लिए सच में किसी की मंजूरी की आवश्यकता होनी चाहिए? जी, और क्या शादी में एडजस्टमेंट और समझौते की उम्मीद आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं से ही ज्यादा की जाती है? बिल्कुल। और पारस्परिक चर्चा यानी म्यूचुअल डिस्कशन और कंट्रोल के बीच आखिर वो रेखा कहाँ खींची जाती है? ये बहुत ही अहम सवाल है। जब आप बड़ों के सम्मान या पारिवारिक एडजस्टमेंट का वास्ता देकर किसी को उसका फ्यूचर चुनने से रोकते हैं तो वो चर्चा नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल है। बिल्कुल, वो सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण है। और यही आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी नज़ीर नहीं है, ये पूरे भारत को एक स्पष्ट मैसेज है कि शादी कोई मालिकाना हक नहीं है। एक पत्नी का करियर कोई क्रूरता नहीं है, उसका आत्मसम्मान और गरिमा किसी भी तरह से परित्याग या डिजर्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 7 फेरे लेने के बाद किसी भी महिला की अपनी पहचान खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही। उसे अपने सपनों को जीने का उतना ही हक है जितना इस धरती पर किसी भी पुरुष को है।
तो अगर आज के इस विश्लेषण ने शादी, करियर और समानता के बारे में आपकी सोच को झकझोरा है, तो कानून प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चर्चा को परिवारों, स्टूडेंट्स, वकीलों और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आज भी ये मानता है कि एक पत्नी की महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत है। जी बिल्कुल शेयर करें। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया और थोड़ा बेचैन करने वाला विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। वो क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस इम्प्लाइड स्पाउसल वीटो को तो खारिज कर दिया जो ज्योग्राफिकल दूरी और ट्रांसफर के नाम पर महिलाओं पर थोपा जाता था। लेकिन अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां एआई और रिमोट वर्क का चलन बढ़ रहा है। वर्क फ्रॉम होम। हाँ, बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब काम पर जाने के लिए किसी शहर को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब भूगोल या ट्रांसफर किसी पत्नी के करियर को रोकने का बहाना नहीं रह जाएगा, तो ये समाज उस अदृश्य वीटो पावर को बनाए रखने के लिए कौन से नए हथकंडे ईजाद करेगा? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य की शादियों में कंट्रोल का तरीका टेक्निकल हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सोचने का सिलसिला जारी रखिए और हमेशा की तरह चीजों की गहराई में उतरते रहिए। कानून प्लस सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And subscribe to Kanun Plus. Hope to see you again in the next video. To inform you, I am an AI assistant for advocate Ravi Kumar and Kanun Plus.